इन दोनों ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -1 और -1 है, ना कि -2 -2। ये सवाल होते हैं जो एडवांस लेवल के, मतलब एडवांस में जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, बट कोई एक आधी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। क्या मैं फिर से डबल बॉन्ड बनाऊं? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बना सकता है। अगर आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो 5 बन जाएंगे, वो स्ट्रक्चर गलत हो। तो अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो मैं दोनों आंसर करता, मुझे नहीं पता था मल्टीपल है या सिंगल करेक्ट है। ये स्ट्रांग हो जाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट इट, एंड पेपर में जब भी आप इससे आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा कि ये 4 नंबर आपके खाते में आ गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा ऑक्सी एसिड का थंबनेल आपने देखा होगा, एंड आपको पता है ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारे नेम्स भी हैं। तो उन स्ट्रक्चर को याद करना, उनके नेम्स को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी टॉपिक ये हो जाता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लेंगे और इसके ऊपर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, PYQs एज वेल एज कुछ हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आपका ये टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाए और पेपर में जब भी आप इससे क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि हाँ यार ये इजी है और मैं कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड जो होता है वो किसको कहा जाता है? ऑक्सी एसिड नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनको ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है, नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड। अब आप एक चीज आपने सुनी होगी कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, SO3 और SO2, ये तीनों जो ऑक्साइड्स हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कंपाउंड बनते हैं यही होते हैं ऑक्सी एसिड्स, यही ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो आज आपको ये बात समझ में आई होगी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को एसिड क्यों कहा जाता है या एसिडिक क्यों होते हैं वो, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड में जब भी वाटर ऐड किया जाता है तो एक एसिडिक प्रोडक्ट वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि जैसे ऑक्सी एसिड हमारी नॉर्मल चीज है, मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इनको। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड, आपने सुना होगा कार्बोनिक एसिड, राइट? तो ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके ऑक्सी एसिड्स ही हैं, क्योंकि इनमें सब में OH है और सब में नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का जहां पे OH के साथ बॉन्ड है एक्चुअली दैट इज द ऑक्सी एसिड। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर और नेमिंग दोनों की दोनों चीजें इस PPT के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट हैं, बट मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको खुद से बोर्ड पे लिखा के समझाऊं ताकि आपको ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, उनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमने कुछ की फाइंड आउट कर ली है, कुछ कॉमन चीजें फाइंड आउट कर ली है, कुछ एक ट्रिक बना ली है जिनकी हेल्प से उन स्ट्रक्चर को याद करना क्या हो जाता है बेटा? इजी हो जाता है। मैं यहां पे ये जरूर कहूंगा कि ये कोई रूल नहीं है, जो मैं अभी बताने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड को समझने के लिए चीजें, वो कोई रूल्स नहीं है कि उनको फॉलो करना ही है, नहीं, वो कुछ ट्रिक्स हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स में जो सिमिलरिटीज देखी कि यार ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, राइट? तो उन सिमिलरिटीज को हमने यहां पे रख लिया है ताकि जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप खुद से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, कुछ एक दो जगह फॉलो नहीं होगी वो वाली चीज, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि फॉस्फोरस के जब भी आप ऑक्सी एसिड बनाएंगे तो उसमें P डबल बॉन्ड O जो है वो मस्ट बी प्रेजेंट। P डबल बॉन्ड O होना ही होना चाहिए, राइट? जब भी आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O जरूर बना दें। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात फॉस्फोरस के ही ऑक्सी एसिड में यह है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फॉस्फोरस। अदरवाइज ऐसा होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है ऑक्सी एसिड्स में, बट इन द केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसा मिल सकता है हमें स्ट्रक्चर्स में, राइट? तो जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, जब भी हमारे पास में दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल होंगे, जैसे आपने सुना होगा H4P2O7, आपने सुना होगा H2S2O7, H2S2O8, तो S2 आ रहा है, H4P2O8, H2S2O8,
H2S4O6, राइट। तो मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे नॉन मेटल्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। तो जब नॉन मेटल्स रिपीट हो रहे होते हैं उन सभी केसेस में एक ट्रिक है जो काम करती है। कौन सी? ध्यान से देखें आप। मैं नॉन मेटल को मान लेता हूं एक बार के लिए जेड मान लेता हूं, राइट। नॉन मेटल को मैं मान लेता हूं जेड। तो जो भी नॉन मेटल प्रेजेंट होगा लाइक फॉस्फोरस, लाइक सल्फर, उसको मैंने जेड मान लिया। तो आप क्या करें, सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी आती है, एक्स वाले फॉर्मूले से मतलब फाइंड आउट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लेते हैं अपन एक्स आई, मान लेते हैं हम लोग कि एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट की, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ये हो सकता है कि उस नॉन मेटल की जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो उससे कम हो, राइट। ये भी हो सकता है कि x जो वैल्यू आ रही है उसकी जो वैल्यू है वो उस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बिल्कुल बराबर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा आ जाए। हालांकि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बट थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है। मतलब जब आप x मान के निकालेंगे ना वैल्यू, तो हो सकता है कि वो गलत आ जाए, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, वो गलत होगी। सही क्या होगी मैं बताऊंगा, राइट। बट जब हम x मान के निकालते हैं फॉर्मूले से तो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम से ज़्यादा देखने को मिले। इन दैट केस एक्चुअली वहां पे परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा? परोक्सी लिंकेज उसमें आप बना देंगे, परोक्सी लिंकेज आप बना देंगे, ठीक है। परोक्सी लिंकेज आप बना देंगे। जब मैक्सिमम के बराबर आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दैट केस आप केवल ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे, उस केस में आप ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। और जब मैक्सिमम के कम आएगी, मैक्सिमम से कम आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में आप डायरेक्ट लिंकेज बनाएंगे। डायरेक्ट बोले तो जो आपका नॉन मेटल है उन दोनों नॉन मेटल्स के अंदर डायरेक्ट लिंकेज बनाते हैं आप, डायरेक्ट लिंकेज, उनके अंदर डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दिस विल बी ZOZ टाइप, दिस विल बी ZOOZ टाइप, राइट। मतलब मैंने नॉन मेटल को जेड माना है इस तरीके से, ओके। तो इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल से आपको ये वाली जो ट्रिक है ये समझ में आएगी कि ये कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सी एसिड ले रहा हूँ आपके सामने। पहला लेता हूँ मैं H4P2O7, राइट। एक और ले लेते हैं H4P2O8, H4P2O8, ठीक है। ध्यान से देखना आप, सबसे पहले फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉस्फोरस एलिमेंट, राइट। तो कैसे निकालें? अगेन x मान के, हाइड्रोजन पे +1 मान होता है तो +4 हो गया, एंड फॉस्फोरस की x मानी मैंने तो ये 2x हो गया। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो ये -14 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -10, उधर गया तो +10, तो x की वैल्यू आ गई है +5। बोलो भाई, +5 आ गई। एंड फॉस्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी +5 होती है। सर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? मतलब x मान के तो हमने निकाल ली, बट आपने बताया कि यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा मैक्सिमम वाली से, मैक्सिमम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से, और जो हमने फाइंड आउट की उस ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना होगा। तो सर मैक्सिमम कैसे पता लगेगी हमें किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? तो ये बड़ी आसान बात है। पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली का कौन सा ग्रुप नंबर है? 13। 13 में से 10 माइनस कर दो आप, 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो बोरॉन फैमिली के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। तो बोरॉन फैमिली के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +3, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर अपन कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? 4। तो कार्बन फैमिली की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी? +4। उसके बाद बात करें अपन नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप में आती है। तो 15th ग्रुप में से 10 माइनस कर दो आप, कितने बचेंगे? 5। 5 मतलब +5 कैन बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में +6 हो सकती है, राइट। फिर हेलोजन्स के केस में +7 हो सकती है, राइट। इन दिस वे हमें पता लग जाएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं, हाईएस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके बराबर होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आसान है यार, फिर तो समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो आप, फॉस्फोरस की मैक्सिमम होती है +5 और ये मैक्सिमम के बराबर ही आ गई है, राइट। दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम के बराबर आ गई, तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए? ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो फॉस्फोरस के बीच में आप बना दो ऑक्सी लिंकेज, आपने बना दिया, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में हमेशा आपको पी डबल बॉन्ड बनाना है, वो भी आपने बना दिया, ठीक है। अब आप देखो क्या बच गया है, 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, 4 ऑक्सीजन बच गए और 4 ही हाइड्रोजन बच गए। तो आप OH के बॉन्ड बनाएंगे कितने, 4। तो 2 OH के बॉन्ड आपने ऐसे बनाए और 2 OH के बॉन्ड आपने इस तरीके से बनाए। आप ट्राई करेंगे सिमेट्रिकल बनाने का, राइट अगर जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल ही बनेगा हमेशा स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड का, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है, राइट बट दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द H4P2O7। बहुत आसान था। अब यहां देखते हैं, यहां पे अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, +4 + 2x - 16 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -12, उधर जाएगा +12 डिवाइड बाई 2 +6 आ रही है। क्या ये फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है? यस। तो जब मैक्सिमम से ज्यादा आती है तो हमें बनाना है परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज वाले केस में आपको क्या करना है, बीच में 2 ऑक्सीजन लगा देने हैं इस तरीके से। और मैंने बताया हमेशा ही डबल बॉन्ड हो तो बनाना ही है आपको, तो डबल बॉन्ड हो हमेशा बना दो। फिर 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन बच गए, राइट। तो 2 OH विद द राइट फॉस्फोरस एंड 2 OH विद द लेफ्ट फॉस्फोरस, ये हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्यों निकल रही है सर, फिर मैक्सिमम से ज्यादा क्यों आ रही है? एक्चुअली गलत आ रही है, राइट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं है ये, ठीक है। सही क्या है, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका यह भी होता है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसके अंदर आप क्या करें, उन बॉन्ड्स को, कोवलेंट बॉन्ड्स को आयनिक मान लें। कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक मानने के बाद में एटम पे जो चार्ज होता है वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बार सुनी होगी शायद आपने डेफिनेशन, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इससे एक्चुअल केस इससे एक्चुअल सिनेरियो पता लगता है। कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं एटम के, उनको आप ब्रेक करें आयनिक मानते हुए। आयनिक मानते हुए कैसे सर? आयनिक मानते हुए ऐसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। उन बॉन्ड्स को ब्रेक करें आप। ब्रेक करने के बाद में एटम पे जो चार्ज आएगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ध्यान से देखो, इधर मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे ऑक्सीजन पे -1 आना चाहिए, इस पे +1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बॉन्ड को आयनिक माना है। अगर पी डबल बॉन्ड की बात करूं तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि ये 2 बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करने पे इस पे +2 आना चाहिए, इस पे -2 आना चाहिए। इन द सेम वे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे -1 आना चाहिए, इस पे +1 आना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ -1 आना चाहिए, यहाँ +1 आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो आप, फास्फोरस पे नेट चार्ज कितना आ रहा है, 2 + 1 + 1 + 1, तो +5 आ रहा है। तो एक्चुअल में बेटा जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रियल में है ना, वो +5 ही है, +5 ही है, राइट, +6 नहीं है। तो सर फिर इससे +6 क्यों आया? क्या हम जिस तरीके से निकालते हैं वो गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। एक्चुअली आपने छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। वो क्या, आपने हर एक ऑक्सीजन को -2 मान लिया। हर ऑक्सीजन पे जो आपने चार्ज माना इसमें कैलकुलेट करते टाइम, वो -2 माना, तभी आपने -16 पुट किया है। बट जरा आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करता हूं जो परऑक्सी लिंकेज में यूज हो रहे हैं, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बेटा, यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में तो EN डिफरेंस होगा ही नहीं। EN डिफरेंस नहीं होगा तो इस बॉन्ड के मैं ब्रेक करूंगा तो इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो एक्चुअली इन दोनों ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -1 और -1 है, ना कि -2 -2। समझ में आई बात? मतलब परऑक्सी लिंकेज है, इसलिए यहां पे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है अपने को, इस पे जो चार्ज होगा वो -1 होगा और यहां पे कितना होगा, -1, क्योंकि आप इस वाले बॉन्ड में तो EN डिफरेंस नहीं है। EN डिफरेंस नहीं है तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, राइट। तो -1 और -1 है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, 6 ऑक्सीजन पे -2 मानता हूं और 2 ऑक्सीजन पे -2 मानता हूं, मतलब 6 दूनी 12 और 2 14, -14 जब आप यहां पे रखेंगे तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर आएगा +5 आएगा, ठीक है। तो इस चीज को रिवर्स यूज कर लिया गया कि यार जब ऐसा हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आए ना, तो ऐसा ही होगा उसके अंदर की परऑक्सी लिंकेज होगा, राइट। मतलब ये हमारे जैसे ही टीचर्स ने, पुराने टीचर्स ने बनाई हुई चीज है ये, राइट। क्या कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाएगी तो ये हो सकता है कि उसमें परऑक्सी लिंकेज हो, राइट। तो उस चीज को हम यूज कर लेते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ परऑक्सी लिंकेज, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है अपने को। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद H4P2O7 H4P2O8 हो गया। देन द नेक्स्ट इज H2S2O7
और यहां पे आएगा अगेन H2S2O8। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बट मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। यहां पे +2 होगा, इसको x मानेंगे तो 2x - 14 = 0। x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 / 2 + 6 आ जाएगी, राइट। और +6 मैक्सिमम के बराबर ही है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन फैमिली, सोल्वे ग्रुप में बिलोंग करता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, +6 इज द इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और मैक्सिमम के बराबर आ रही है, मतलब कौन सा लिंकेज होगा इसके अंदर, ऑक्सी लिंकेज होगा। तो ऑक्सी लिंकेज हमने बना दिया। अब देखो, एक ही ऑक्सीजन आपने यूज किया है, तो 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन बच गए, तो मतलब 2 OH बॉन्ड तो आएंगे बेटा, राइट। जो आपका हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, उसको आप ऑक्सीजन के साथ ऐड करें, राइट, तो 2 OH बॉन्ड तो दोनों के साथ एक एक मैंने लगा दिया। अब आप ध्यान से देखिए तो 3 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं अभी भी, राइट। 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो सल्फर के साथ उनको आप सेट कर दीजिए। सल्फर के साथ में जब आप उनके बॉन्ड बनाएंगे तो आप डबल बॉन्ड O से बनाएंगे, राइट, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन एटम क्या बनाता है, डबल बॉन्ड O बनाता है। दूसरी बात, यहां पे सल्फर 6 बॉन्ड तो बना ही सकता है यार, राइट, सल्फर हाईएस्ट बॉन्ड 6 तो बना ही सकता है, तो ये हो गया आपका H2S2O7। ठीक है, इनकी नेमिंग की बात करेंगे अभी, पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनके नेम्स पे भी आएंगे, राइट। पहले स्ट्रक्चर बनाने में कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप नेम भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं H2S2O8 की। तो यहां पे अगेन मैंने इसको माना +1, तो ये हो गया +2 + 2x - 16 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे, 14 + 2, ये +7 आ जाएगी, राइट। तो +7 जो है बेटा अगेन मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, लेकिन हम समझ गए क्यों आ रही है ज्यादा, क्योंकि यहां पे परोक्सी लिंकेज है। तो आप परोक्सी लिंकेज बना दें सल्फर के बीच में, ये आपने परोक्सी लिंकेज बना दिया, राइट। अब 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो मैंने 2 OH बॉन्ड बना दिए। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 तो यूज हो गए, 4 और बच गए हैं, मतलब मैं डबल बॉन्ड O करके 4 ऑक्सीजन को सल्फर के साथ जोड़ दूंगा इस तरीके से। अच्छा, एक बात बताएं आप मेरे को, वो इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो, कि यहाँ पे जो सल्फर प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। जो सल्फर प्रेजेंट है उसके अबाउट जो ज्योमेट्री बन रही है वो क्या है, टेट्राहेड्रल, राइट। जो ऑक्सीजन्स हैं उनमें क्या सभी के ऊपर -2 चार्ज है, आंसर है नो। कुछ ऑक्सीजन पे -2 है, कुछ ऑक्सीजन पे -2 है, और कुछ ऑक्सीजन पे -1 है, राइट। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, वो +6 है। जो दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका डिफरेंस कितना है, वो 0 है, राइट। मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हमें सारी चीजें पता है, राइट। कितने याद करोगे यार, ऐसे कितने स्ट्रक्चर याद करोगे, आपको कोई तरीका तो पता होना ही चाहिए स्ट्रक्चर बनाने का, राइट। तो अगर मुझे पता है, ये पता है मुझे, तो मैं बाकी सब चीजों का आंसर कर सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। तो देखो यहां पर ये चीजें एप्लीकेबल हैं। मैंने आपके सामने 2 फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाए और 2 सल्फर के बनाए, लेकिन मैं आपको वो बात बता देना चाहता हूं जहां पे ये वाली जो चीज मैंने अभी बताई आपको, ऑक्सी परोक्सी लिंकेज वाली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके जो हम पता कर रहे हैं कि कौन सा लिंकेज होगा, एक्चुअली 2 जगह वो वर्क नहीं करती है। कहां पे, ये है H4P2O5, H4P2O6, 2 केस है, H4P2O5 एंड H4P2O6। ठीक है, यहां पे देखना आप, इसमें फाइंड आउट करते हैं। +4 प्लस x माना आपने 2x - 10 = 0, x की वैल्यू हो गई 6 + 3 हो गई। तो +3 तो भाई फॉस्फोरस की मैक्सिमम से कम आ रही है, और अगर मैक्सिमम से कम आ रही है इसका मतलब लिंकेज होना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन यहां पे जो लिंकेज होता है भाई वो होता है ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज होता है। अब एक बात बताना मेरे को, एक ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, कितने हाइड्रोजन बचे, 4, और 4 ही ऑक्सीजन बचे, लेकिन मैंने बताया था आपको डबल बॉन्ड बनाना है आपको फॉस्फोरस वाले केस में, तो इतना बना दिया आपने। अब आपके पास में 2 ही ऑक्सीजन बचे, तो 2 ही OH बन पाएंगे, 2 ही OH बन पाएंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन और बच गए। तो 2 हाइड्रोजन जो बच गए ना, उनको आप डायरेक्टली लगा दीजिए फॉस्फोरस से, क्योंकि मैंने बताया था इन द स्टार्टिंग कि फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है इन द ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। ठीक है,
तो सर ये लेकिन कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आने पे लिंकेज तो डायरेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सी लिंकेज क्यों है? तो मैंने बताया बेटा आपको वो कोई रूल नहीं है, राइट, दैट इज ए ट्रिक जो बहुत सारे ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को देख के बनाई हुई है, राइट, लेकिन हो सकता है कुछ जगह फॉलो ना हो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आखिरकार स्ट्रक्चर ही है, फाइनली आपको वो पता होना चाहिए। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े, इसलिए कुछ अपन ने पहले से रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि यार इस चीज को आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, लेकिन कुछ जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ये दो केस जो है वो उनमें से ही है। ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा H4P2O5 के अंदर ऑक्सी लिंकेज होता है, तो जब आपको पता लग जाएगा ऑक्सी लिंकेज होता है तो बाकी स्ट्रक्चर आप आसानी से बना देंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सी एसिड के जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने एक बात नोटिस की होगी कि वहां पे बेसिसिटी वाली बात पूछी जाती है, राइट, बेसिसिटी। ऑक्सी एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन है बेसिसिटी। पहली बात तो सर व्हाई बेसिसिटी? अब क्योंकि एसिड है तो एसिडिटी होनी चाहिए, बेसिसिटी क्यों? तो देखो एसिड है तो ये H+ लूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, इसी ऑक्सी एसिड की बात कर लेता हूं, राइट। आप ध्यान से देखिए यहां पे 4 हाइड्रोजन है, बट पता है ये वाले हाइड्रोजन ही एक्वस सॉल्यूशन के अंदर निकलेंगे, ये वाले हाइड्रोजन्स नहीं निकलेंगे। मतलब ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, राइट। ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो बॉन्ड ज्यादा पोलर है, वो आसानी से टूट जाएगा, ये वाले आसानी से नहीं टूटेंगे, राइट। तो इसकी बेसिसिटी हुई 2। लेकिन सवाल वो है कि सर बेसिसिटी क्यों? एसिड है तो एसिडिटी होनी चाहिए ना। बट द पॉइंट इज जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे या किसी बेस के साथ लेंगे तो कितने बेस चाहिए इन हाइड्रोजन्स को निकालने के लिए? तो आंसर है 2 बेस चाहिए, बेस के 2 मोल चाहिए, राइट। मतलब अगर ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसके आपको सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकालने हैं तो कितने बेस की जरूरत है? तो 2 की जरूरत है, राइट, एक यहां और एक यहां। तो बेसिसिटी इसलिए डिफाइन हुआ, ऑक्सी एसिड के लिए बेसिसिटी इसलिए डिफाइन हुआ कि कितने बेस की जरूरत है टू रिमूव द H+ आयन। तो क्योंकि 2 एसिडिक H है तो 2 बेस की जरूरत होगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई है? 2 हो गई है। इसकी बेसिसिटी हो गई है 2, राइट सर, समझ में आया? इसकी बेसिसिटी 2 हो गई है। सर फिर पहले वालों की भी बता दो। बिल्कुल बता सकते हैं। इसकी बेसिसिटी 4 है भाई, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसकी बेसिसिटी अगेन 2 है, यहाँ पे बेसिसिटी। इस वाले की कितनी है सर? इस वाले की 4 है, राइट। तो बेसिसिटी बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो तब आसान है जब आपको स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। अब बात करते हैं H4P2O6 की। तो देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, +4 + 2x - 12 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई है 8। 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया है? 4। तो 4 तो बेटा मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम +5 है ना, उससे कम आ रही है। मतलब यहां भी क्या होना चाहिए? डायरेक्ट लिंकेज। तो एक्चुअली यहां 2 स्ट्रक्चर इसके होते हैं, 2 स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जिसमें डायरेक्ट लिंकेज है और एक वो जिसमें ऑक्सी लिंकेज है। दोनों ही स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के करेक्ट है, ठीक है। तो मैं बनाता हूं, मैं पहले वो बनाता हूं जिसके अंदर डायरेक्ट लिंकेज है, ठीक है, फिर हम वो बनाते हैं जिसके अंदर ऑक्सी लिंकेज है। दोनों ही स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट भी बनाया, मैंने ऑक्सी लिंकेज वाला भी बनाया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में यार P डबल बॉन्ड आपको बनाना है, तो आपने P डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, तो 4 ऑक्सीजन बचे, 4 ही हाइड्रोजन बचे। बड़ी अच्छी बात है, आप 2 OH बना दीजिए। यहाँ पे आपने 2 OH बनाए और यहाँ पे आपने 2 OH बना दिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इस वाले केस के अंदर, तो इसमें 3 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, तो कितने ऑक्सीजन बचे? 3। हाइड्रोजन कितने बचे? 4। मतलब OH के बॉन्ड तो 3 ही आ पाएंगे, और मैं सिमेट्रिकल कितना ही कोशिश कर लूं बनाने की, सिमेट्रिकल नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। सिमेट्रिकल प्रेफर करते हैं बनाना, बट अगर नहीं बनता है तो गलत नहीं हो जाता है, अनसिमेट्रिकल भी हो ही सकता है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखें इसके अंदर कौन सा लिंकेज है? इसके अंदर लिंकेज है डायरेक्ट, मतलब फॉस्फोरस डायरेक्टली जुड़े हुए, डायरेक्ट लिंकेज है। इसके अंदर कौन सा लिंकेज है? इसके अंदर लिंकेज है ऑक्सी लिंकेज इस मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। तो आप बताएं बेटा मेरे को, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है? 4। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3, राइट। बेसिसिटी भी पता लग गई अपने को, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 4, या हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए ऑक्सीजन से तो 3, ठीक है। तो मेरे एक सवाल का जवाब देना, H4P2O6 जो स्ट्रक्चर है या H4P2O6 जो मॉलिक्यूल है, दैट मस्ट कंटेन ऑक्सी लिंकेज,
ये वाली बात ट्रू है फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। मस्ट कंटेन ऐसा नहीं है, क्योंकि इट मे नॉट कंटेन ऑक्सी लिंकेज। बट अगर वो ये कहे इन H4P2O6 ऑक्सी लिंकेज मे बी प्रेजेंट, तो ये सही है। ऑक्सी लिंकेज मे नॉट बी प्रेजेंट, सही है। बेसिसिटी ऑफ H4P2O6 मे बी 4, सही है। बेसिसिटी ऑफ H4P2O6 मस्ट बी 3, गलत है, राइट? क्योंकि इसके दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में मैं यहाँ पे आई थिंक एक पेज और ऐड करना चाहूँगा। एक पेज और ऐड करके आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सी एसिड में नहीं तो कहीं ना कहीं तो काम आता ही है भाई। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन तो हम देखेंगे ही, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने ट्रिक बताई है इससे ये रिलेटेड है, तो हम समझ लेंगे। N2O5 के अंदर अगर इसमें इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी बेटा, और +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब ये नाइट्रोजन की मैक्सिमम के बराबर है। और अगर मैक्सिमम के बराबर है तो कौन सा लिंकेज होना चाहिए यहाँ पे सर लिंकेज होना चाहिए डायरेक्ट, तो सॉरी यहाँ पे लिंकेज होना चाहिए सर ऑक्सी लिंकेज, क्योंकि मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है। ऑक्सी लिंकेज मैंने बना दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 4 बचे, तो डबल बॉन्ड ओ बनाओ, डबल बॉन्ड ओ बनाओ। क्या मैं फिर से डबल बॉन्ड ओ बनाऊं? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बना सकता है। अगर आपने डबल बॉन्ड ओ बना दिया तो 5 बन जाएंगे, वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, राइट? तो फिर क्या करें सर? आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, आप ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। इससे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। N2O4 की बात करें, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है, जो कि मैक्सिमम से कम है। मैक्सिमम से कम है तो कौन सा लिंकेज होगा बेटा? डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिंकेज आप बना दीजिए, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 4, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहां पे आ गया आपका अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आए। अब मैं बात करता हूं N2O3 की। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +3। अब +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई साहब वो मैक्सिमम से कम है फॉर श्योर, राइट? +5 से कम ही है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में यहां पे होना तो ये चाहिए कि डायरेक्ट लिंकेज होगा, बट इस मॉलिक्यूल के भी 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। वो भी एग्जिस्ट करता है जहां पे डायरेक्ट लिंकेज है, और वो भी एग्जिस्ट करता है जहां पे ऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो बताओ मेरे को 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और एक ऑक्सीजन से आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, एक से आपने लोन पेयर बना दिया। यहां अगर अपन देखें तो यहां डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, और यहां पर लोन पेयर है और यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका अनसिमेट्रिकल है। तो N2O3 के दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, सिमेट्रिकल वाला भी, अनसिमेट्रिकल वाला भी, राइट? तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं तो आपको यार 3 ही मॉलिक्यूल ध्यान में रखना है ना अलग से। कौन कौन से? H4P2O5, H4P2O6 और N2O3। इन 3 स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी जो ट्रिक है वो फॉलो नहीं होती है, तो उसको अलग से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर ऑक्सी लिंकेज होता है, राइट? आएगा ये ट्रिक से कि इनमें डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, बट होता ये है कि इनमें ऑक्सी लिंकेज भी होता है, ठीक है। सो दैट इज द केस। ओके, आई थिंक मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है मोस्टली समझा दिए हैं। अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है। तो देखो, नेमिंग के लिए पहली बात करते हैं सफिक्स की। तो देयर आर 2 सफिक्स। सफिक्स की बात करें बेटा तो यहां पे हमारे पास में 2 सफिक्स होने वाली है। एक होने वाली है इक एसिड और एक होने वाली है अस एसिड। एक होने वाली है इक एसिड, एक होने वाली है अस एसिड। अब ध्यान से सुनना, ये जो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड है ये थोड़ा कंफ्यूज करती है। इक और अस तो खैर बहुत आसान है, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें आएंगी नेमिंग के अंदर, ध्यान से सुनते जाना। देखो, इक एसिड क्या होता है बेटा? जब आपका जो ऑक्सी एसिड है वहां पर जो नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम जो नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम के बराबर आएगी तो वो होगा आपका इक एसिड, राइट? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, H2SO4, H3PO4, H2CO3, HNO3, H3BO3। जल्दी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे +6 आ रही है, यहाँ पे +5 आ रही है, यहाँ पे +4 आ रही है, और यहाँ पे आ रही है अगेन +5 आ रही है, और यहाँ पे आ रही है +3। तो इन सब की मैक्सिमम भी यही होती है। सो दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं,
राइट, इसको बोलते हैं फोस्फोरिक, फोस्फोरिक इसलिए बोलते हैं फोस्फोरिक एसिड, राइट। H2CO3 इज नोन एज कार्बोनिक, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। उसके बाद में दिस इज नोन एज नाइट्रिक, ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। दिस इज नोन एज बोरिक एसिड, ये बोरिक होता है। ठीक है, समझ में आया यार, बड़ा आसान है। इक के बाद में अगर मैं अस की बात करूं बेटा, तो आपको क्या करना है, जो इक एसिड है उससे एक ऑक्सीजन हटा दीजिए। अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा, H2SO4 की जगह ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर H2SO3, ये H2SO3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा एक ऑक्सीजन हटाने पे, ये बन जाएगा H3PO3, H3PO3 बन जाएगा। H2CO3 से एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो H2CO2 बनेगा। एक्चुअली वैसा कोई ऑक्सी एसिड नहीं होता है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। HNO3 से जरूर आप एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये बनेगा HNO2। ठीक है, अगेन यहां से भी कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा, तो केवल ये तीन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इनकी अगर अपन बात करें नेमिंग की तो क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इक एसिड से एक ऑक्सीजन हटाते हैं तो जो बनता है वो अस एसिड बनता है, तो दैट विल बी नाउ कॉल्ड एज सल्फ्यूरस। ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड, ये फोस्फोरस हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा नाइट्रस, ये नाइट्रस एसिड हो जाएगा, राइट, ये नाइट्रस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया यार, इक और अस की कहानी तो बड़ी सिंपल है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है तब इक, और अगर आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो जो बना वो बना अस एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। देखो नेमिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाना है आपको, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। यही वाला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड रूट जो हम लिखते हैं वो होती है प्रीफिक्स। तो अब मैं बात करता हूं प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स भी बहुत सारी है, ध्यान से सुने आप। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पायरो की। पायरो, पायरो बोलते ही पैर याद आ जाने चाहिए। पैर कितने होते हैं, 2, राइट, 2 ही होते हैं। ठीक है भाई, हम इंसानों की ही बात कर रहे हैं, राइट। सर मेरे पापा तो मुझे बार बार गधा बोलते हैं, तो मेरे तो 4 मजाक कर रहा हूं दोस्त, 2 ही होते हैं, राइट। तो देखो पायरो की बात करें तो पायरो एसिड्स के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप पायरो एसिड की बात करेंगे तो एक्चुअली 2 ऑक्सी एसिड आपको लेने होंगे, राइट। जैसे पायरोफॉस्फोरिक तो 2 फॉस्फोरिक लेने हैं, लेकिन साथ में एक काम और करना है, 2 ऑक्सी एसिड लेके एक वाटर रिमूव करना है, तो जो बनने वाला ऑक्सी एसिड होगा वो कहलाएगा पायरो एसिड। ठीक है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये इक के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ये अस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इक एसिड है, फिर आपने क्या किया, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये पायरो नहीं हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर रिमूव कर दिया। ये करने के बाद में जो बना एक्चुअली वो कहलाएगा पायरोइक एसिड, पायरोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H3PO4, तो H3PO4 तो सबको पता है फॉस्फोरिक, इसका नाम तो पता ही लग गया अब अपने को। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ट्वाइस करेंगे और वाटर रिमूव करेंगे। ठीक है, ट्वाइस करिए आप, H6 बन जाएगा, P2 बन जाएगा, O8 बन जाएगा। बट वाटर रिमूव करेंगे तो H2 रिमूव भी करना है, तो H6 से H2 हटाएंगे तो वो H4 बच जाएगा, और फॉस्फोरस तो P2 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितने हो गए थे, 8, एक ऑक्सीजन हटेगा तो O7 बन जाएगा। तो नाउ दैट इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये हो जाएगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और एक और नाम भी है इसका, इसको बोल सकते हैं हम लोग डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। मतलब पायरो की जगह आप डाई भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन पता है क्या होता है, जनरली हमें डाईफॉस्फोरिक एसिड समझ में सुनने पे लगता है कि 2 फॉस्फोरिक एसिड, नहीं, 2 फॉस्फोरिक एसिड बट एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, फिर जो बनेगा वो बनेगा पायरो या फिर डाई। ओके, समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2SO4, तो ये क्या है बेटा, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्या करें, ट्वाइस करें और वाटर रिमूव करें। ओके, तो क्या होना चाहिए, H2S2O8, बट वाटर रिमूव करेंगे तो H4 होना चाहिए था, बट ये बच जाएगा H2
S2, O कितने बच जाएंगे, 8 में से एक ऑक्सीजन जाएगा तो ये बन जाएगा O7। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक बात नोटिस करना, जो पायरोफॉस्फोरिक और पायरोसल्फ्यूरिक है उन दोनों के अंदर ऑक्सीजन 7 आ रहा है, उन दोनों में ही ऑक्सीजन 7 आ रहा है, ठीक है। मतलब कोई रूल नहीं है अगेन, बट ये बार बार ये चीज़ें हम दिमाग में रखते हैं ना, तो हमें स्ट्रक्चर मतलब हमें फॉर्मूला देखते ही नाम याद आ जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये ऑक्जी एसिड्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से जब पढ़ रहे हैं तब आपके लिए ये टॉपिक आसान होगा। लेकिन जब आप अपने नोट्स जस्ट उठा के पढ़ने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं, तो आप कभी उसमें कॉन्फिडेंस फील कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस फील करने के लिए आपको एक बार इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इट इज़ फॉर एवर, राइट। उसके बाद तो फिर हमेशा ही आपको ये याद रहता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं इनके अलावा। S3PO3 मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, S3PO3 मैंने लिया। S3PO3 क्या है बेटा, इट इज फॉस्फोरस एसिड्स में हमें क्या करना है, ट्वाइस करके वाटर रिमूव करना है, ठीक है। फॉस्फोरस से ट्वाइस करो H6P2O6। अब आप वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, H4P2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 5। यही हो जाएगा H4P2O5। आप लोग बताइए अब इसका नाम क्या होगा। दिस वाज फॉस्फोरस, आपने ट्वाइस करके वाटर रिमूव किया तो फॉस्फोरस क्या बन जाना चाहिए, पायरोफॉस्फोरस। क्या बन जाना चाहिए, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो आप ये भी लिखिए अपने नोट्स में, पायरोफॉस्फोरस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है, पायरो प्रीफिक्स आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइपो की बात करते हैं। सेकंड बात करता हूं मैं हाइपो की। हाइपो प्रीफिक्स की बात करें भाई साहब, राइटिंग को देखो ज़्यादा आप जज ना करें। राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी मेरी आप वाली से ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि आपकी तो और भी ख़राब होगी, मेरे को ऐसा लगता है। अरे सर हम दिखा नहीं सकते आपको अपने नोट्स, आप देखते ना आपको पता लगता है हमारी राइटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी वाली से अच्छी है, पर ऑक्जी एसिड तुम्हारा वीक है, क्या फ़ायदा। इधर देखो हाइपो की बात करते हैं, तो हाइपो एसिड क्या होगा बेटा, एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, अस एसिड बनेगा, ठीक है। अस एसिड से फर्दर आप एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो बनेगा हाइपो अस एसिड, राइट। ये समझ में आई बात। तो हाइपो कब यूज हुआ, जब हाइपोअस एसिड, ठीक है, कब यूज हुआ, जब हमने एक से एक रिमूव किया था एक ऑक्सीजन तो बना था अस, और अस से भी एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, हाइपोअस एसिड बनेगा। बट नाउ द पॉइंट इज, ये हाइपोअस में मतलब गैप आएगा फॉर श्योर, क्योंकि हाइपोफॉस्फोरस होगा या हाइपोसल्फ्यूरस होगा तो हम लिख सकते हैं हाइपोअस एसिड, ठीक है, ओके। पर पता है यार एक बात हो रहा है, एक कमाल की बात हो रहा है, मैं आगे बताने की सोच रहा था बट अभी बता लेता हूं आपको, ध्यान से देखना। जब मैंने इसको ट्वाइस करके वाटर रिमूव किया था तो क्या बना था, जल्दी से बताना, पायरोइक एसिड, ठीक है, पायरोइक एसिड बना था दोस्त। समझ में आई इतनी बात। पायरोइक से भी भाई साहब जब एक ऑक्सीजन रिमूव करता है ना तो बनता है हाइपोइक एसिड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब जब आपने पायरोइक लिया, पायरोइक एसिड बोले तो पायरोफॉस्फोरिक, पायरोसल्फ्यूरिक, उससे केवल एक ऑक्सीजन डायरेक्टली आपने रिमूव कर दिया तो ये बनता है हाइपोइक एसिड। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, डोंट वरी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहां पे लिया S3PO4, व्हाट इज दैट, S3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये बना S3PO3। ये क्या बना, ये बना फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन और रिमूव किया तो ये बना S3PO2। तो अब इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस है। क्या उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो बनाना बहुत आसान है, स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया उन बातों को फॉलो कर लेना, स्ट्रक्चर बनाना विल बी वेरी मच ईजी।
कैसे करें? मैंने बताया था फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में पी डबल बॉन्ड हो तो बनाना ही है आपको। अब 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ही ऑक्सीजन बचे, तो आपने 3 OH बॉन्ड बना दिए। अब मेरे को जरा बताओ ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है। उसके बाद बात करते हैं H3PO3 की, यहाँ पर भी पी डबल बॉन्ड आएगा। कितने ऑक्सीजन बचे? 2। हाइड्रोजन कितने बचे? 3। तो 2 ही OH के बॉन्ड बन पाएंगे और एक जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन का डायरेक्टली बनेगा। बेसिसिटी कितनी हुई? 2। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पी डबल बॉन्ड हो तो बनाना ही है। एक ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन 3 बचे तो एक ही OH बन पाएगा और 2 हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएंगे। राइट, 2 हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएंगे। बेसिसिटी कितनी होगी? 1। ठीक है, फाइन, ओके। ध्यान से देखो, अब आप इतने पार्ट के बाद में मैंने आई थिंक ये तो आपको समझा दिया है कि हाइपोअस कब बनता है, बट द पॉइंट इज हाइपोइक कब बोलेंगे। तो देखो पायरोइक मैंने बनाता हूं। पायरोइक क्या बनेगा? H4P2O7। अभी मैंने बताया आपको H4P2O7 वाज पायरोफॉस्फोरिक। अब इससे एक ऑक्सीजन आप रिमूव करो, ये क्या बनेगा? H4P2O6 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? H4P2O6। तो H4P2O6 क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, मैं समझ गया हूं। इतने साल पढ़ाने के बाद पता लग जाता है बच्चा कहां कंफ्यूज होता है। ध्यान से सुनो, हाइपोफॉस्फोरिक तो सुनना, जनरली तुम्हें जो हाइपो लगा हुआ मिलेगा ना वो अस के साथ ही मिलेगा, तो वो तो समझ में आ जाएगा क्योंकि अस में एक ऑक्सीजन जोड़ेगा तो इक बन जाता है। हाइपो अस में एक ऑक्सीजन जोड़ा अस बन गया, अस में एक ऑक्सीजन जुड़ा इक बन गया। तो यार यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द चेन। लेकिन जब हाइपो इक के साथ में लगा हुआ हो, हाइपो इक के साथ में लगा हुआ हो तो समझ जाना वो पायरोइक से बना है। बस ये बात तेरे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी इक के साथ में हाइपो लगा हुआ है दैट मीन्स दैट इज मेड फ्रॉम द पायरोइक एसिड। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोफॉस्फोरिक है तो समझ जाना पायरोफॉस्फोरिक से बना है, और पायरोफॉस्फोरिक पता है आपको, राइट? तो वो बनाया, इसका स्ट्रक्चर पता लग गया। बट एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आपके सामने ये लिखे हुए होंगे, ये लिखे हुए होंगे और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। लाइक दे कैन गिव इन द मैच द कॉलम, राइट साइड में उनके नेम दे दिए, या फिर आपको डायरेक्ट नेम लिख के दे दिए और पूछा बताओ किसमें ऑक्सी लिंकेज है, किसमें पैरोक्सी लिंकेज है। मान लो उसने लिख दिया डायरेक्ट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब क्या करें? तो आपको ये चेन आपको बनानी पड़ेगी खुद से कि यार हाइपोफॉस्फोरिक है मतलब हाइपोइक के साथ लगा हुआ है, मतलब ये पायरोफॉस्फोरिक से बना होगा। तो पायरोफॉस्फोरिक याद हो जाता है इतनी बार पढ़ के, ठीक है? H4P2O7, उससे एक ऑक्सीजन रिमूव किया, H4P2O6 पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो दैट विल बी द वे। तो हाइपो की बात होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ओके, एज यूजुअल मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। जो बच्चे मेरे वन शॉट वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा कि जितनी स्लाइड मैं खाली छोड़ता हूँ उससे ज़्यादा ही पढ़ा दिया जाता है हमेशा ही। तो कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है इस बार एक से काम चलेगा भी नहीं, 2 ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना आप जरा। मैं बात कर रहा हूँ पायरो मैंने बताया, हाइपो मैंने बताया, मैं बात कर लेता हूँ थर्ड पैरोक्सी की। ये बड़ी आसान है, पैरोक्सी एज ए सफिक्स। पैरोक्सी भी होता है बेटा, पैरोक्सो भी यूज कर लेते हैं और उसी जगह पर भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? पर भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और ये हमेशा इक एसिड के साथ ही लगती है दोस्त। किसके साथ लगती है? इक के साथ लगती है, ठीक है? ध्यान से देखो आप, अगर कोई आपका इक एसिड है, अगर कोई आपका इक एसिड है और उसमें आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन ऐड करने के बाद में बन जाएगा वो पर इक एसिड, उसके पर लग जाएंगे भाई साहब, राइट? मतलब इक ऑक्सी एसिड के अंदर इट वाज ऑलरेडी इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इक ऑक्सी एसिड पहले से ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था बेटा, राइट? उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब आप खुद सोचना, रिलेट कर पाओगे, ये लेक्चर शुरू से देख रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा जब मैं इक ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो जो नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज होगा तो एलिमेंट पे +2 आएगा फिर, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी और मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगी, और मैक्सिमम से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पैरोक्सी लिंकेज होगा, एंड उसी पैरोक्सी लिंकेज की वजह से नेमिंग में आता है पैरोक्सी, पैरोक्सो या पर, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HNO3, ये HNO3 क्या है सर? ये है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। अब आपने क्या किया? अब आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। एक ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा? ये बनेगा HNO4, ठीक है। तो ये नाइट्रिक था, ये पर नाइट्रिक एसिड है या परोक्सी नाइट्रिक एसिड है। ये है आपका पर नाइट्रिक एसिड, परोक्सी नाइट्रिक एसिड, परोक्सो नाइट्रिक एसिड, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सारे नाम जो है वो सही है। बट सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले इसका तो बता, इसका स्ट्रक्चर पता है तुझे? नाइट्रोजन, देखो एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो OH का बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा बेटा, राइट। उसके बाद में कितने ऑक्सीजन बचे सर? 2 बचे। नाइट्रोजन के बॉन्ड 4 से ज्यादा बन नहीं सकते, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। HNO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, HNO4 में एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो ध्यान से देख, तेरे को एक परोक्सी लिंकेज बनाना पड़ेगा। परोक्सी लिंकेज कहां बनाऊंगा मैं? 2 एटम के बीच में बनाओगे ना, राइट। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आप बना दीजिए परोक्सी लिंकेज, राइट। बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा आपका HNO4, ठीक है। ऐसे ही मान लो H2SO4 है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया H2SO5, H2SO5 क्या बन जाएगा? परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा? परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसके अंदर, H2S2O7, 7 वाले याद करो क्या थे? पायरो थे, एंड ये क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इट विल बी कॉल्ड एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दे, क्योंकि इक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पर इक बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाना चाहिए बेटा? H2S2O8। अब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि यार स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, ये बनाना आता है तेरे को। और अभी अपने नोट्स के पेज पलटेगा तो तेरे को दिखेगा कि यहाँ पे परोक्सी लिंकेज था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी कॉलिंग इट परोक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि याद करो पायरो को डाई भी बोल देते हैं हम लोग, पायरो को डाई भी बोले तो वो भी चलता है। तो यू कैन कॉल इट पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मतलब ये हम यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, और पायरो की जगह डाई भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया बेटा। ऐसे ही मैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड लेता हूं, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक है, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? परोक्सी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O8 हमने स्ट्रक्चर बनाया था जहां परोक्सी लिंकेज आया था, परोक्सी पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक लास्ट मेरे को बतानी है मेटा, एक लास्ट मुझे बतानी है मेटा। मेटाइक एसिड, जनरली इक एसिड के साथ ही आपको मेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां लगा भी देता हूं। मेटाइक एसिड क्या होते हैं? ध्यान से देखिए आप, आपने इक एसिड लिया, इक एसिड से आप वाटर रिमूव कर दीजिए, राइट। इक एसिड से वाटर रिमूव करेंगे तो अगर ऑक्सी एसिड बना, रिजल्टिंग ऑक्सी एसिड, जो रिजल्टिंग ऑक्सी एसिड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली मेटाइक एसिड, मेटाइक एसिड। अभी बताऊंगा क्या होता है, डोंट वरी, चिंता मत कर, अभी देखेंगे अपन, ठीक है। मेटा की खास बात ये होगी कि जो भी मेटा वाले होंगे दे विल बी इन द साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये डाइमर, टेट्राइमर, टेट्रामर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। डाइमर, टेट्रामर, ट्राइमर, पेंटा, राइट, इस तरीके से ये होगा। मतलब यहाँ पे मर मतलब यूनिट्स, कितनी यूनिट होंगी? 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यूनिट होंगी, बहुत सारी यूनिट होंगी। सर ये तो ठीक है लेकिन कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। इधर देख भाई, तेरे को छोटी सी बात पे तो कंफ्यूजन बहुत होता है, मतलब पेशेंस नहीं है। ये टॉपिक पढ़ रहे इतना डिफिकल्ट, एक बार समझ, मतलब कोशिश तो कर पूरा समझने की, एकदम इंस्टेंट चाहिए कोई भी रील में समझा दो सर पूरा ऑक्सी एसिड, शॉर्ट में समझा दो 1 मिनट पे, ऐसे नहीं होता है बेटा।
ये आप जरूर ध्यान रखें। आप इस तरीके का कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको अपना दिमाग एकदम चलाना पड़ेगा, उसमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन। आप IIT JEE जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इंस्टेंटली नहीं भाई। थोड़ा टॉपिक को ग्रैब करने की कोशिश कर, राइट, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक एसिड से वाटर रिमूव किया तो मैंने बोला रिजल्टिंग जो ऑक्सी एसिड होगा वो मेटा उसके साथ लग जाएगा। अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने एक एसिड से ऑक्सीजन रिमूव किया था तो अस बन गया था, अस से एक ऑक्सीजन रिमूव किया था तो हाइपोअस बन गया था। मैंने एक एसिड से डायरेक्ट वाटर रिमूव नहीं किया, एक जगह वाटर रिमूव किया था। कब किया था? ऑक्सी एसिड को ट्वाइस करके वाटर रिमूव मैंने जरूर किया था, उससे पायरो बना था। बट मैं डायरेक्ट एक एसिड से ही वाटर रिमूव कर रहा हूं तो बनेगा मेटाइक एसिड। एग्जांपल से समझ में आएगा, ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिया H3PO4, H3PO4 क्या हुआ दोस्त? ये हुआ फोस्फोरिक एसिड हुआ, ठीक है। अब आप क्या करो, वाटर रिमूव कर दो। वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा H, 2 हाइड्रोजन तो हट गए और फॉस्फोरस एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन एक हट गया तो O3 हो जाएगा और यहां लगा दीजिए आप N, राइट, N आपने लगा दिया। अब जो N है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है। मतलब ये जो यूनिट्स होंगी वो 2 3 4 5 इस तरीके से होंगी, ठीक है। मैंने मान लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल N की वैल्यू 3 मान ली मैंने, ठीक है। N की वैल्यू 3 मानी तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया HPO3 होल थ्राइस बन गया, ठीक है। या फिर और वी कैन कॉल इट H3P3O9, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब एग्जाम में आपके ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा क्योंकि तो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा ना, वो ऐसा लिख के देगा। तो आपको क्या समझ जाना है कि HPO3 का होल थ्राइस है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इट विल बी साइक्लिक, ये साइक्लिक बनेगा हमेशा, ठीक है। और कौन सा लिंकेज आएगा? ऑक्सी लिंकेज इसमें होंगे। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस को जोड़ेंगे कैसे? ऑक्सी लिंकेज से। और साथ में हमेशा डबल बॉन्ड O भी आपको बनाना है। मैंने बताया आपको फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में डबल बॉन्ड O जरूर बनाना है, ठीक है। अब यहां देखिए आप, कितने ऑक्सीजन बचे बेटा? 6। और कितने ऑक्सीजन बच गए? आप 3, और 3 ही हाइड्रोजन बच गए। तो वो जो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है उनसे आप क्या बना देंगे? 3 OH के बॉन्ड बना देंगे, राइट। तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज, उस कंपाउंड का नाम होगा ट्राई, क्योंकि 3 यूनिट है, एंड मेटा क्योंकि ये मेटा है। ट्राई मेटा, और किससे बना है? फॉस्फोरिक से। तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया? ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड के बाद में एक बोरिक के भी बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं, वो भी ऐड कर लेते हैं, और बस फिर ये आपकी नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद तो बहुत आसान है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, बस लास्ट देखो। मान लो मैंने लिया H3BO3, ठीक है। H3BO3 का नाम क्या है बेटा? ये है बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ये बोरिक एसिड है, ठीक है। बोरिक एसिड से आपने एक वाटर रिमूव किया, वाटर रिमूव करने पे क्या बना? वाटर रिमूव करने पे बना ये H, एक ही H बचा, और B, ऑक्सीजन कितने बचे? 2, HBO2, और यहां पे क्या हो जाएगा? होल N, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मेटाबोरिक एसिड। बट मैं N की वैल्यू ले लेता हूं, मान लो 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने 4 ली, तो ये 4 बोरोन को आप कनेक्ट कर दीजिए। और किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग? ऑक्सी लिंकेज से। ये ऑक्सी लिंकेज से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 लेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा H4B4O, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन आर 4 ऑलरेडी देयर, 4 ऑक्सीजन बचे हैं और 4 ही हाइड्रोजन बचे हैं। तो क्या मेरे को 4 OH के बॉन्ड बना देने चाहिए? बिल्कुल बना देने चाहिए, ये हो जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टेट्रा मेटाबोरिक एसिड। ऐसे ही पेंटा भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, ठीक है। ये टेट्रा मेटाबोरिक एसिड हो जाएगा। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ BOB लिंकेज, पहले तो ये पूछ सकता है नंबर ऑफ BOB लिंकेज है या नहीं है, तो आंसर है तो कितने हैं? 4 है, राइट। इस कंपाउंड के नेम ये देके आपसे ये चीजें पूछेगा, राइट। तो ये आपको यहां से पता लगेगा, राइट। मतलब ऐसे रिलेट करना पड़ेगा आपको।
और सुनिए आप, इस कंपाउंड की एक खास बात और है, दिस इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड। आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने, कि जो बोरिक एसिड होते हैं एक्चुअली उनकी जो इस बोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 3 नहीं होती है। दिखने में तो ये लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सर ऑक्सीजन से, तो इट शुड बी 3 एज बाकी सब केसेस में जैसे हमने किया वैसे यहाँ भी होना चाहिए। बट द पॉइंट इज, इस कंपाउंड की बेसिसिटी जो होती है बेटा वो कितनी होती है, वो 1 होती है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो। इस कंपाउंड में बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, तो जब मैं इसको वाटर में लेता हूं, वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में लेने पे ये ल्यूविस एसिड होता है यार, बहुत बार हम पढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, राइट। इसके पास क्योंकि खाली ऑर्बिटल है, ये लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो जैसे ही आप इसको वाटर के साथ लेंगे तो वाटर से ये लॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, और लॉन पेयर एक्सेप्ट करके ये बनाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एरो को जब हम हटाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एरो को हटाते हैं, तो हमें पता है प्लस और माइनस आता है, तो आप क्या करें, बोरॉन पे बना दें माइनस और इस पे बना दें आप प्लस, इस पे प्लस बना दें, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, ये वाटर ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब ये जो H3O+ है ना, ये यहां से H+ रिलीज करता है न्यूट्रल होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए ये यहाँ से जब H+ निकालेगा तो ये OH, ये OH और ये OH बच जाएगा, और ये माइनस, और साथ में रिलीज हो जाएगा एक H+। तो H+ पूरी प्रोसेस में कितना रिलीज हुआ, केवल एक रिलीज हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। और वो भी बोरॉन के साथ जो OH जुड़े हुए थे वहां से नहीं, बोरॉन के ऊपर वाटर ने जो अटैक किया, तो जो वाटर से जो हाइड्रोजन निकला वो एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो H3BO3 या बोरिक एसिड इज एक्चुअली मोनोबेसिक एसिड, एक होती है उसकी बेसिसिटी, ठीक है। एक खास बात और मैं आपको मेटा के बारे में बताना चाहूंगा, सबके मेटा बने जरूरी नहीं है, सबके मेटा एसिड्स बन जाए कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने H2SO4 लिया, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब आपने सोचा कि सर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मेटा बनेगा, वाटर रिमूव करो, वाटर रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, SO3। अब SO3 तो कोई ऑक्सी एसिड ही नहीं है, अरे OH थोड़ी है भाई वहां पे, दैट इज एक्चुअली ऑक्साइड, SO3 ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सी एसिड नहीं है। तो ये ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड बना या वो ऑक्सी एसिड बना ही नहीं तो ये मेटा नहीं बन सकता, मतलब H2SO4 से मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता, तो मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक केस बन गया ये तो, कि कुछ एक एसिड ऐसे होंगे जिनसे मेटा बन जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनसे नहीं बनेगा। तो नाउ हेयर कम्स ए न्यू नॉमेनक्लेचर विच इज कॉल्ड ऑर्थो। ऐसे ऑक्सी एसिड्स जिनसे मेटा फॉर्म डिराइव की जा सके, उन ऑक्सी एसिड्स को ऑर्थो एसिड्स भी कहा जाता है, और जिनसे डिराइव ना की जा सके उनको ऑर्थो नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये जो बोरिक एसिड है बेटा, इसका ही एक और नाम और है ऑर्थोबोरिक एसिड। वाई ऑर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि इससे मेटा फॉर्म डिराइव हो सकती है, इससे मेटा फॉर्म डिराइव हो सकती है, इसलिए इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर और नेमिंग की बात कर ली, अब धड़ाधड़ इस पीपीटी में देख लेते हैं क्या है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। देखो, तो ये सबको पता है, बोरिक, कार्बोनिक, नाइट्रिक एसिड, ये सब है पता है भाई हमें। ये H4SiO4, सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनेंगे OH के, सिलिसिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये परक्लोरिक। हेलोजन एसिड अभी मैं बताऊंगा आपको, हेलोजन एसिड को अलग से अपन बात करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है, राइट, रूल्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात भी कर चुके हैं, ये स्ट्रक्चर अपन बात कर चुके हैं, राइट, कार्बोनिक एसिड वगैरह की, नाइट्रिक, नाइट्रस और पर नाइट्रिक एसिड ये अपन देख चुके हैं बेटा, ठीक है। H3PO4 इज फॉस्फोरिक, ये है आपका फॉस्फोरस, वो है हाइपोफॉस्फोरस, ये भी हमें पता है, बेसिसिटी भी निकालनी आती है इनकी। H4P2O7 और H4P2O6 याद करो, ये H4P2O6 वो था, 2 स्ट्रक्चर ऐसे थे फॉस्फोरस के, H4P2O6, H4P2O5, जहां पे डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए था बट इनमें ऑक्सी लिंकेज होता है। और H4P2O6 के तो 2 बनते हैं, एक ऑक्सी लिंकेज के साथ और एक ऑक्सी लिंकेज के बिना, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद में ये पर डाई फॉस्फोरिक एसिड याद करो, H4P2O8, H4P2O7 में एक ऑक्सीजन जोड़ा था तो बना था पर इक एसिड, राइट।
एक एसिड के अंदर आपने एक ऑक्सीजन जोड़ा तो पर पायरोइक एसिड बना, एक्चुअली ये पायरो था, H4P2O7, एक ऑक्सीजन जोड़ा H4P2O8 बन जाएगा, ठीक है। H3PO5 ये कैसे बना, H3PO4 से बना होगा जो कि फॉस्फोरिक था, फॉस्फोरिक में एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो पर फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करने से रिवीजन हो रहा है, एक्चुअली मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मेटा बना रखा है बेटा, ये HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक बनेगा, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस कैसे बना होगा हमें पता है यार, हमने बनाया है, राइट। देखो अब ऐसे लिखा होगा बेटा आपके सामने, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो समझना पड़ेगा। क्या करें आप H3PO4 लें, H3PO4 इज फॉस्फोरिक, ठीक है। आप लें H3PO3, H3PO3 क्या है, फॉस्फोरस, इसका ट्वाइस करो और वाटर रिमूव करो, ठीक है। ट्वाइस करें तो H6 बनेगा, वाटर रिमूव करेंगे तो H4 हो जाएगा और P2 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, बट यहाँ पे O5 हो जाएगा, H4P2O5, राइट। तो फॉस्फोरस का ट्वाइस करके वाटर रिमूव किया, इसलिए पायरोफॉस्फोरस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, ये वही है जिसमें ऑक्सी लिंकेज होता है, बस हो गया काम यार, ठीक है। यस, ये आपके सामने अब एक क्वेश्चन आ चुका है, आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, इन सब के स्ट्रक्चर बनाएं और जल्दी से इसका आंसर निकालें। मैं इतना वेट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो है, आप पॉज कर सकते हैं। Which oxy acid of phosphorus has the highest number of oxygen atom present in the chemical formula? तो इन सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा कि O7 आएगा, 7 ऑक्सीजन आएंगे, इसमें हाईएस्ट आ रहे हैं तो दैट इज द आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सी एसिड की हमने बात कर ली है, बट एक्चुअली सल्फर में कुछ और केसेस भी आते हैं, थायो वाले, थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड एक सीरीज होती है, ठीक है। ये एडिशनल है, इसको भी देख लेते हैं। नॉर्मल तो हमने बात कर ही ली सारे ऑक्सी एसिड्स की, ये सल्फ्यूरस होगा, ये सल्फ्यूरिक होगा, ठीक है भाई, ये पता है हमें। थायो की बात करते हैं। थायो वर्ड कब यूज होता है, जब ऑक्सीजन हट के सल्फर लगता है ना बेटा, तब वहां पे थायो का यूज होता है, ठीक है। ओके, जैसे देखो ये थायोनस एसिड वाली सीरीज होगी और ये थायोनिक एसिड वाली सीरीज होगी, एग्जांपल से इसको समझेंगे, अभी आ जाएगा। ये सल्फ्यूरिक है, ये सल्फ्यूरस है, ये हाइपोसल्फ्यूरस है। पायरोसल्फ्यूरिक ये हमने देखा, और याद करो मैंने बताया था एक एसिड से जब एक ऑक्सीजन हटा होगा तो हाइपो लग जाएगा, तो पायरो से एक ऑक्सीजन हटाए तो H2SO6 बन गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोसल्फ्यूरिक, ठीक है। हाइपो फॉस्फोरिक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये हाइपोसल्फ्यूरिक है, ठीक है। यस, अच्छा, H2S2O7 को याद रखना ओलियम भी बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। H2S2O7 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम, कॉमन नेम है इसका। ऐसे ही बेटा H2S2O8 को मार्सल्स एसिड भी बोलते हैं, राइट। और H2SO5 को कैरोज एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। H2SO4 हमें पता है सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक के अंदर जब आपने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो ये क्या बन गया, H2SO5। इसका नेमिंग की बात करें तो ये सल्फ्यूरिक है तो ये परऑक्सी सल्फ्यूरिक बन गया, या परऑक्सो सल्फ्यूरिक बन गया, या पर सल्फ्यूरिक बन गया, बट इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यस, यहाँ पे ये है आपका H2S2O3, H2S2O5, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, ध्यान से देखना। H2S2O3 देखो आप, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। आपको पता है ना H2SO4 के बारे में, सल्फ्यूरिक होता है। तो सल्फ्यूरिक में आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन हटाया और एक सल्फर लगा दिया, देखो जरा, एक ऑक्सीजन हटाया एक सल्फर लगा दिया, तो ये सल्फ्यूरिक था तो ये थायोसल्फ्यूरिक बन गया, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये है आपका H2SO4, यहां पे एक ऑक्सीजन को हटाओ एक सल्फर लगा दो, बस ये बन जाएगा आपका, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगाया, बन गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई साहब, ये बात भी समझ में आई। अब बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की। यहां पे तो कितनी आ रही थी बेटा, मैंने बताया था आप सारे बॉन्ड ब्रेक करो, सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 6 बॉन्ड तोड़ेंगे आप, तो सल्फर पे +6 आ जाएगा। लेकिन आप यहां देखें, यहां अगर इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं तो सल्फर ने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं भाई साहब ऑक्सीजन से, तो +4 आएगा। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने से तो सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना सल्फर की, तो इन दोनों की EN सेम है, इसलिए इसको तोड़ने के बाद सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इस पे कोई चार्ज आएगा क्या सर, इस वाले बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इस पे कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा, तो इस पे भी 0 रखिए आप। तो यहाँ पे जो सल्फर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4,0, ठीक है। तो ये समझ में आया आपने को थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये है आपका पायरोसल्फ्यूरस।
पायरोसल्फ्यूरस कैसे बना होगा? अरे ये तो पता होना चाहिए यार। ये बना होगा सर सल्फ्यूरस से। सल्फ्यूरस पता है? बिल्कुल पता है सर, ये सल्फ्यूरस होता है। सल्फ्यूरिक से एक ऑक्सीजन हटाया, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस में क्या करना है सर? इसमें 2 मतलब ट्वाइस करके वाटर रिमूव करना है। इसमें आप ट्वाइस करिए और वाटर रिमूव कर दीजिए, ट्वाइस करके वाटर रिमूव कर दीजिए, ट्वाइस करके वाटर रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ट्वाइस करके वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? H4 होना चाहिए, बट ये H2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 6 की बजाय कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? पायरोसल्फ्यूरस। पायरोसल्फ्यूरस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +2 -10 -8 +4 हो गया ये। तो +4 हो गया, तो सल्फर की हाईएस्ट कितनी होती है? +6। क्या उससे कम आ रही है? हाँ कम आ रही है। मतलब कौन सा लिंकेज? डायरेक्ट, और डायरेक्ट ही है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने लगूंगा तो कैसे बनेगा? सल्फर के बीच में डायरेक्ट लिंकेज लगा दो, ठीक है। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बना दो, वो भी ठीक है। कितने ऑक्सीजन बच गए? 3 और बच गए, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा ये, कोई बात नहीं। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2, ठीक है। ओके, ये है थायोनस H2SnO4, ये है थायोनिक H2SnO6। यहां पे क्या होगा बेटा? देखो बाहर वाले 2 सल्फर है ना, मतलब कम से कम 2 सल्फर होंगे इसके अंदर, और जो टर्मिनल वाले सल्फर हैं वो फिक्स होंगे। कैसे? एक OH होगा वहां पे, एक OH होंगे दोनों के साथ, और 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन तो यूज हो चुके हैं और 2 ऑक्सीजन ऐसे आएंगे। अब बीच में जो है सल्फर आएंगे। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो बीच में 3 सल्फर आ जाएंगे। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 4, तो बीच में 2 सल्फर आ जाएंगे। मैं मान लेता हूँ ये 4 है, तो बीच में 2 सल्फर आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये टेट्रा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। टेट्रा होगा। अगर 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे H2SnO6 वाले केस के अंदर जो टर्मिनल वाले सल्फर होंगे, एक्चुअली उसमें ये OH तो बना दो आप, क्योंकि हाइड्रोजन भी है। फिर 4 ऑक्सीजन और बच गए, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बन गया। अब मान लो H2S4 है तो बीच में 2 सल्फर आ जाएंगे, H2S5 है तो बीच में 3 सल्फर आ जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 है तो टेट्राथायोनस, यहाँ पे 2 है तो डाईथायोनस, यहाँ पे 2 सल्फर है तो डाईथायोनिक, यहाँ पे मान लो 4 है तो टेट्राथायोनिक। लेकिन पता है इसमें कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ध्यान से देखना, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, ठीक है। अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो, 5 बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो +5 आएगी। यहां सल्फर पे 0 आएगा, 0 आएगा, और यहां पे +5 आएगा, क्योंकि सल्फर ने तो कोई बॉन्ड बना नहीं रखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो इस पे 0 चार्ज आएगा, राइट। तो यहां पे जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, एक +5 है और एक 0 है। समझ में आई ना बात भाई, ठीक है। तो ये होता है थायोनिक एसिड और थायोरस एसिड, राइट। डाईथायोनिक, ट्राईथायोनिक, टेट्राथायोनिक, कुछ भी हो बना सकते हैं। एक बात और सुनना, ये टेट्राथायोनिक है। टेट्राथायोनिक के अंदर SS लिंकेज कितने हैं? 3 है। ये क्या है? टेट्राथायोनस है, इसके अंदर SS लिंकेज कितने हैं? 3। तो मतलब जो SS लिंकेज होंगे वो एक्चुअली N-1 होंगे, राइट। N-1 विल बी द नंबर ऑफ SS लिंकेज। अगर मान लो सल्फर 5 ले लूंगा, सल्फर कितने ले लेंगे? 5, तो SS लिंकेज कितने होंगे? 4। बड़ी आसान बात है, ठीक है। चलो अब जरा देखिए आप ये वाला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और फटाफट आंसर करें, क्योंकि मेरे को इनको देखते ही याद आ जाता है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो मैं बहुत आसानी से आंसर कर लेता हूं। आप भी कर पाएंगे। जब आप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इसको एक बार पूरे को पढ़ना है, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पूरे टॉपिक को एक बार स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन परऑक्सी लिंकेज? तो ये मेरे को पता है पर नाइट्रिक एसिड है, ये मेरे को पता है परऑक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों में परऑक्सी लिंकेज है। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं इस वाले केस की, ये मल्टीपल मैच द कॉलम है, राइट। ये भी आप अच्छा सवाल मान के चले, बढ़िया सवाल है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई है। ऐसे सवाल करते हैं जब भी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ये आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसको पूरे को सोल्व करें, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूँ फटाफट। पायरोसल्फ्यूरस, तो आप देखिए सल्फ्यूरस से बना होगा। सल्फ्यूरस होता है H2SO3, तो ये बन जाएगा आपका
H2 का H4 होगा, H4 से फिर वाटर रिमूव होगा तो H2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी बनाया भी था। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये पायरो भी मान सकते हैं, तो ये एक्चुअली H2S2O8 है, H2S2O8 है। डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड अभी हमने देखा H2S2O6 से ही बताइए, राइट। थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड देखा ना, वो वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था एक्चुअली डाईथायोनिक एसिड ही था। पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक में तो 7 ऑक्सीजन आएंगे तो H2S2O7 हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में सारी बातें हम बता सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं H2S2O5 का, तो यहाँ पे सल्फर और सल्फर, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और ये OH और ये OH, और यहाँ पे आएगा लोन पेयर। ठीक है, H2S2O8 में आएगा पेरोक्सी लिंकेज भाई साहब, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहाँ पर भी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और यहाँ पे OH और OH। ठीक है, H2S2O6 की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज ही आ पाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका OH, ये आएगा आपका OH। अब आपका H2S2O7 है, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज आएगा। अब आपको ये पता है ना, तो आप सारी चीज़ों का आंसर कर सकते हैं, जो भी लिखा है सब आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 2 इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी बेसिसिटी 2 है। एसएस लिंकेज इज प्रेजेंट, एसएस लिंकेज यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इज 0, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ सल्फर सल्फर की सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट वाले सल्फर की +5 है और राइट वाले सल्फर की +3 है, तो डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 0, इसके लिए ट्रू नहीं है, इन तीनों के लिए ट्रू है। SOS इज लिंकेज इज प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है। एटलीस्ट 1 सल्फर एटम हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल इसके अंदर, बाकी सब के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, +6, 6 बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन से, यहाँ +5 आएगी, 5 बॉन्ड बना रखे, और यहाँ पर भी 6 आएगी। ठीक है, केवल ये है जिसके अंदर +3 आ रही है, तो इस तरीके से सारा मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन H2SnO6 अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड कितने आएंगे इसके अंदर, N-1 आएंगे। विच हैज एसएस बॉन्ड, नो एसएस बॉन्ड। ठीक है, नो एसएस बॉन्ड की बात करें तो ये वाला आंसर है। इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर SOS लिंकेज होता है। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट, एडवांस 2024, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है, जस्ट 2 ही साल पुरानी बात है। और देखो आप ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है पेपर में, आसान नहीं लगता है। अभी आप क्योंकि लगातार इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन आप इस क्लास से पहले देखते इस सवाल को तो हो सकता है डिफिकल्ट लगता, राइट। और ये तो चलो बाई चांस थोड़ा ईजियर क्वेश्चन है भी, इससे टफ भी तो बन सकता है ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन। तो आप जब टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं कंप्लीट, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, राइट। तो एडवांस के क्वेश्चन भी आसान तब हो जाते हैं व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक थोरोली, राइट। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए और समझा भी उस टॉपिक को, तब आपके लिए एडवांस वाले क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज किस में होगा, पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेरोक्साइड लिंकेज, और यहाँ पे होगा, राइट। ये याद करो H2SO4 सल्फ्यूरिक में एक ऑक्सीजन जोड़ने पे बनता है। ठीक है, तो B and D इज द राइट आंसर। उसने पूछा दैट हैव पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री तब बनेगी बेटा जब एक लोन पेयर भी हो। तो ये वाला जो केस है एक्चुअली SO3 2- वाला, यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसा। बाकी सब केसेस में सल्फर के अबाउट वो sp3 होगा और टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री रखेगा। तो 1 इज द केस जहाँ पे वो पिरामिडल है, 1 मतलब 3/3 ऑप्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हेलोजन एसिड की। ठीक है, हेलोजन एसिड देखिए आप, हेलोजन एसिड के अंदर बात करें तो आप HXO4 से स्टार्ट करेंगे, HXO3, HXO2, HXO। ठीक है, जैसे मान लो X की जगह मैं लेता हूं क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा HClO4, ये क्या बन जाएगा HClO3, ये क्या बन जाएगा HClO2, ये क्या बन जाएगा HClO। ठीक है, क्या सभी केसेस में मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आता है? हाँ आता है। यहाँ +7 आएगी बेटा, यहाँ +5 आएगी, यहाँ +3 आएगी और यहाँ +1 आएगी। ठीक है, सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट हो गई। फाइन, समझ में आया सर। तो अब बात करते हैं इनके नेमिंग की। देखो जनरली तो हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनकी जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो उस केस में नाम होता है इक एसिड, इक होता है। बट इन द केस ऑफ हेलोजन एसिड्स आप स्टार्ट करेंगे पर इक एसिड से। ठीक है, यहां पे पर इक एसिड आप इसको बोलेंगे। लेकिन एक बात बताना यार मेरे को,
पर इक तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे परोक्सी लिंकेज है? नहीं, परोक्सी लिंकेज तो तब बनता था जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा होती थी। यहाँ तो मैक्सिमम के बराबर ही है, तो यहाँ पे तो कौन सा, मतलब एक्चुअली यहाँ पे तो परोक्सी लिंकेज की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि एटम तो एक ही है ना। अरे सेंट्रल एटम जो कि आपका ऑक्सी एसिड का नॉन मेटल है वो तो एक ही है। 2 क्लोरीन होते, 2 सल्फर होते, 2 फॉस्फोरस होते, उनमें ऑक्सी लिंकेज की बात की जाती है, परोक्सी लिंकेज की बात की जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया अपने को। हालांकि जब मैं परोक्सी लिंकेज की बात करता हूं तो मेरे को कुछ एग्जांपल ऐसे भी याद आते हैं जहां पे एक ही नॉन मेटल होता है, H2SO5, HNO4, पर नाइट्रिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो HClO4 के अंदर क्या परोक्सी लिंकेज है? आंसर है नहीं। और वो बहुत आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो मैक्सिमम के बराबर आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं आ रही है। ठीक है, तो पर क्लोरिक एसिड हैज पर बट नो परोक्सी लिंकेज। ऐसा सवाल पूछ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द परोक्सी लिंकेज। उसने लिखा पर नाइट्रिक, उसने लिखा पर फॉस्फोरिक, उसने लिखा पर सल्फ्यूरिक, उसने लिखा पर क्लोरिक, विच डू नॉट हैव परोक्सी लिंकेज, तो पर क्लोरिक इज द आंसर। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये पर जरूर लगता है नेमिंग के अंदर, बट परोक्सी लिंकेज नहीं होता। ये क्या होता है फिर? ये पर इक है तो ये क्या हो जाएगा? ये इक एसिड हो जाएगा। याद करो, पर इक से एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो इक बनेगा, इक से एक हटाएंगे तो अस एसिड बनेगा, और अस से एक हटाएंगे तो हाइपो अस एसिड बनेगा। अब आपने ये समझा होगा सर ये मतलब हैलोजेंस के केस में थोड़ा अलग क्यों हुआ, मतलब आपने यहाँ पे इक क्यों नहीं बोला, या फिर इक क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर मान ली ये इक होता तो ये होता क्लोरिक, ये होता क्लोरस, और ये होता हाइपोक्लोरस। इसके लिए हमें एक डिफरेंट, एक नया नोमेनक्लेचर बनाना पड़ जाता इस वाले केस के लिए, क्योंकि हाइपो से एक ऑक्सीजन हटाने के बाद की तो बात ही नहीं की अपन ने, जबकि हमने एक ऑक्साइड, एक ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने की बात की है। तो क्यों ना हम यहां से पर इक से स्टार्ट कर दें, राइट? इसको पर इक बोलेंगे तो ये इक हो जाएगा, ये अस हो जाएगा, और ये हाइपोस हो जाएगा, जस्ट टू मेक द थिंग्स मोर ईजियर। यहाँ पे क्या बोला जाता है? पर क्लोरिक बोला जाता है। वैसे भी जो नेमिंग है वो इसलिए ही की जाती है ताकि चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाए इसलिए नहीं, ताकि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, तो पर क्लोरिक। ऐसे ही बेटा आयोडीन होगा तो पर आयोडिक, राइट? आयोडस, हाइपो आयोडस। समझ गए बात को आप? ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब ये देखें आप, ये हाइड्रोलिसिस से मैच करता हुआ एक क्वेश्चन है, मतलब हाइड्रोलिसिस और ऑक्सी एसिड दोनों के कॉम्बिनेशन का एक सवाल है। हमारे एलएन के मॉड्यूल के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मैच हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं। तो देखो आप, HPCl3 का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो ये बनेगा H3PO3 बनेगा। ठीक है, SF4 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा बेटा H2SO3 बनेगा। BrF5 का बनाएंगे तो ये बनेगा HBrO3। सर ये कैसे किया आपने? हाइड्रोलिसिस आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैंने बता देता हूं मैंने क्या किया है। सिंपली जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है एलिमेंट, मैंने उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसका ऑक्सी एसिड बना दिया। ये +3 है, ये +4 है, और ये +5 है। तो 5 + 4 9। पूछा क्या है? सम ऑफ बेसिसिटी पूछा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछा। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम भी बता सकते थे, उसने पूछा है सम ऑफ बेसिसिटी। बहुत ही बढ़िया, ये तो और भी अच्छा सवाल हो गया, राइट? अगर आप बेसिसिटी पूछा है तो मतलब इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, H2SO3 कुछ ऐसा बनेगा, HBrO3 कुछ ऐसा बनेगा, OH डबल बॉन्डो और एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिसिटी कितनी आ रही है बेटा? 2 और 2 4 और 1 5 आ रही है। ठीक है, अच्छा हेलोजन एसिड के स्ट्रक्चर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। फॉर एग्जांपल HBrO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो Br के साथ एक OH बना दो, बाकी डबल बॉन्डो बना दो, बिकॉज हेलोजन 7 बॉन्ड तक तो बना ही लेगा। HBrO3 है तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, HBrO2 में एक ऑक्सीजन ये कम हो जाएगा, HOBr में एक ऑक्सीजन और कम हो जाएगा। ये सारे के स्ट्रक्चर बन जाएंगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद में है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो बेटा ये होता है आपका P4O10। ठीक है, हालांकि ये ऑक्सी एसिड नहीं है बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको बताया ये होता है P4O10, जहां पे साइक्लिक होता है, P डबल बॉन्डो है, और यहाँ पे डायगोनल वाले फॉस्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सी लिंकेज है P4O10। P4O6 क्या होगा? जब आप ये जो डबल बॉन्ड O है इसको रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा P4O6, ये P4O6 बन जाएगा। ठीक है, दैट इज P4O6।
अब ये सवाल आता है, बढ़िया सवाल, आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है, इसके बाद एक दो चीज़ें और बची होंगी, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए आप। P4O10 की बात करते हैं। P4O10 का मैं बात कर रहा हूं P4O10 के हाइड्रोलिसिस से। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर इसका ऑक्सी एसिड बनाते हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये तो हाइड्रोलिसिस का है, बट इसमें ऑक्सी एसिड भी मिक्स है। तो ये आई डोंट थिंक कितने लोगों को आता होगा, बट क्योंकि आप अगर ओवरऑल केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री ही पढ़ रहे होते हैं आप, तो ये टॉपिक हाइड्रोलिसिस अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अगर आपने पढ़ा है तो हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो आप, P4O10 मैं बना रहा हूं, P4O10 में बना रहा हूं और फिर मैं उसका स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा, उससे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है और ये भी फॉस्फोरस है। आपने ऑक्सी लिंकेज बना दिए, ठीक है। डबल बॉन्ड हो आपने बनाया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया आपका OH, सॉरी नॉट OH, क्योंकि P4O10 हम बना रहे हैं, ठीक है। P4O10 आप बना रहे हैं और ये ऑक्सीजन आ गया आपका डायगोनली के बीच में, ये बन गया, ठीक है। अब आप क्या करें, इस मॉलिक्यूल को 2 वाटर दें। 2 वाटर के मॉलिक्यूल देने से पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो डायगोनल वाले बॉन्ड है ये टूटेंगे, मॉलिक्यूल थोड़ा सा रिलैक्स होगा। कैसे, फॉस्फोरस 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 और फॉस्फोरस, ये वाले ऑक्सी लिंकेज तो अभी भी एज इट इज है। ये हमने हाइड्रोलिसिस किया है पार्शियल, ठीक है। पार्शियल मतलब सारे बॉन्ड नहीं तोड़े अपन ने, अभी केवल 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल दिए। तो ये डबल बॉन्ड हो बेटा, इसमें जब मैं PO बॉन्ड को तोड़ूंगा तो वाटर में एक होगा OH माइनस, एक होगा H प्लस। तो OH माइनस वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और H प्लस वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, जहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, एक OH, और देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये OH बन गया। तो इस फॉस्फोरस के साथ भी क्या जुड़ जाएगा, एक तरीके से OH। इन द सेम वे इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ोगे तो एक OH यहाँ जाएगा, एक OH यहाँ जाएगा। तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये तो पहले से था, एक OH यहाँ बन गया, एक OH यहाँ बन गया। अब इसका नाम क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। इसका नाम क्या है, ये है आपका टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये है आपका टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक, टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड है भाई साहब, ये टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। याद करो, फॉस्फोरिक एसिड इक एसिड से वाटर रिमूव करने पे बनता था मेटा, और ये एक्चुअली 4 है, मतलब 4 फॉस्फोरस है ना, तो टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। अब एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को एक वाटर दीजिए आप, एक वाटर का मॉलिक्यूल दीजिए आप इसको। एक वाटर का मॉलिक्यूल देने पे क्या होगा बेटा, ये अगेन ब्रेक हो जाएगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस, ये बनेगा, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा, 4 फॉस्फोरस इस तरीके से आ जाएंगे, PO और ये, ठीक है। अब बीच में हर फॉस्फोरस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये तो बना ही देता हूं मैं। टर्मिनल वाले फॉस्फोरस पे एक एक OH भी था, एक एक OH भी था, लेकिन अब जब आपने इसको तोड़ दिया तो 2 टर्मिनल हो गए ना, तो एक एक OH उन पे एक्स्ट्रा आ गया, एक एक OH एक्स्ट्रा बना देंगे, एक OH पहले से सब पे था, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। दैट इज द कंपाउंड एंड दैट इज नोन एज, ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की सीरीज होती है, राइट। तो ये कहा जाएगा टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या कहा जाएगा, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, HN+2 PNO 3N+1। तो ये सीरीज जो होती है ये होती है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की, राइट। यहाँ पे आप N की वैल्यू कितनी रखें, N की वैल्यू 4 रखें आप। तो N की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, H6, और ये क्या बन जाएगा, P4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 3 12 और 1 13, ये बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, तो हाइड्रोजन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, फॉस्फोरस कितने, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितने 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो दिस इज व्हाट, ये है आपका, मतलब आप यहाँ पे N की वैल्यू पुट करते जाएंगे, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की सीरीज बनती जाएगी, और ये है आपका टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड,
ठीक है। उसके बाद आप फर्दर बेटा जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल और देंगे तो ये अगेन ये टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये H4P2O7 अलग हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं, आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। H4P2O7 के 2 मोल मिलेंगे आपको, फिर जब आप इसको वाटर देंगे तो ये बन जाएगा H3PO4। और कितने बन जाएंगे H3PO4? एक H4P2O7 से 2 H3PO4 बनेंगे, तो ये बनेंगे 2 H3PO4। क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस की क्लास नहीं है तो मैं मतलब अरे यार ये भी बता ही सकते हैं ना, मतलब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो POP वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 H3PO4 आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज हुए? 2 और एक 3 और एक 4, और क्योंकि ये 2 है तो 2 है तो आपको 2 बार वाटर मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा, तो 6। मतलब ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं मैं तो P4O10 में 6 वाटर के मोल लेंगे आप, तो ये बनेगा आपका H3PO4। और कितने H3PO4 बनेंगे? H3PO4 बनेगा और कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। समझ में आई बात भाई साहब? बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे ही सवाल होते हैं जो एडवांस लेवल के, राइट। मतलब एडवांस में जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, बट कोई एक आधी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, एंड कोई जरूरी नहीं आपके पेपर में हो यार, कहीं ना कहीं। मतलब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते डायरेक्टली पेपर में आए जरूरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने से कुछ बाकी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ओवरऑल टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है, तो वो इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। अब सुनिए आप, अब उसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10, ठीक है। टेट्रामेटाफॉस्फोरस एसिड इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। टेट्रामेटाफॉस्फोरस नहीं, टेट्रामेटाफॉस्फोरिक बना है, तो गलत बात होगी। फाइनल प्रोडक्ट इज ट्राइबेसिक। H3PO4 इज ट्राइबेसिक, बिल्कुल सही बात है। H3PO4 ट्राइबेसिक है, ये सही बात है, तो ये बात सही है। One of the intermediate product has 4 POP linkage. One of the intermediate has 4 POP linkage. Yes, this has 4 POP linkage. Maximum basicity of the intermediate product is 4 out of all intermediate product formed in the reaction. Maximum basicity 4 नहीं है भाई साहब, 4 से ज़्यादा भी है, 1 2 3 4 5 6 भी है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो B एंड D जो स्टेटमेंट है बेटा वो गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। सॉरी, B एंड D नहीं, A एंड D आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये SO3 है, ये H3O9 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप ये देख सकते हैं, ये पूरी एक सीरीज है, मतलब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और अभी अगर आप ये वीडियो पूरी देख के आए तो कमेंट भी करके बताना मेरे को, सर मैंने यहाँ तक पूरा देखा है, ठीक है। बिकॉज आसान नहीं होता है, लोग स्टार्ट करते हैं देखना स्टार्टिंग में, बट उनको करना होता है टॉपिक, बट स्टार्टिंग में देख के बिकॉज उनकी पुरानी आदतें ही ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक वो पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। बट अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है, दैट मीन्स यू डिजर्व समथिंग बेटर, राइट। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है बेटा ये आपको अब समझ में आएगी बहुत अच्छे से। एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव करने से बनता है अस, उससे एक ऑक्सीजन रिमूव करने से बनता है हाइपोअस, उसमें एक एसिड से वाटर रिमूव करने पे बनता है मेटाइक, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ने पे बनता है पर इक एसिड। दो इक एसिड से वाटर रिमूव करेंगे तो पायरोइक बनेगा, पायरोइक से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो हाइपोइक बनता है, और उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो पर डाई इक एसिड बनता है या पर पायरोइक एसिड बनता है। तो दिस इज द थिंग जो हमें एकदम से क्लियर हो गई है अब, ठीक है। ऐसे ही जब ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम से याद हो जाएगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक। सेम चीज सल्फ्यूरिक के लिए भी है, सल्फ्यूरिक के लिए भी यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग H4P2O6, ये वही है H4P2O6, बार बार बोल चुका हूँ आज की क्लास में। H4P2O5 और H4P2O6 इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस थे। यहाँ पे POP लिंकेज भी हो सकता है, PP लिंकेज भी हो सकता है। इट मे हैव PP, यस। It must have POP, no. It may have POP. Its basicity may be 3, yes, may be 3. Number of p pi d pi bond is 2, yes. P डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड 2 ही बनेंगे इसमें, राइट। B इज द वन जो कि क्या है, इनकरेक्ट। EOE टाइप ऑफ लिंकेज मतलब ऑक्सी लिंकेज पूछा है कहाँ होगा, तो ऑक्सी लिंकेज यहाँ होगा बेटा। यहाँ पे H4P2O6 के अंदर कौन सा लिंकेज आएगा, यहाँ भी ऑक्सी लिंकेज हो सकता है। H2N2O2 के अंदर ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। हाइपोफॉस्फोरिक और ये, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आंसर ए क्यों है जबकि इन दोनों में होता है। अब सुनना, इट डिपेंड कि ये क्वेश्चन अगर सिंगल करेक्ट होता है तो हम यही आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमेशा ही होता है
H4P2O5 में तो एक ही स्ट्रक्चर था जिसमें POP लिंकेज था। H4P2O6 में दो स्ट्रक्चर थे, एक में POP लिंकेज था और एक में PP लिंकेज था, राइट? दो स्ट्रक्चर थे ना उसके, POP वाला भी था, PP वाला भी था। तो अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो मैं दोनों आंसर करता। मुझे नहीं पता था ये मल्टीपल है या सिंगल करेक्ट है। अगर सिंगल करेक्ट है तो मैं इसको चूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसका वो स्ट्रक्चर भी होता है जहां पे डायरेक्ट लिंकेज होता है, राइट? इसमें केवल वही होता है जहां ऑक्सी लिंकेज होता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दैट रीजन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा आसान है। HCN जो होगा वो HC ट्रिपल बॉन्ड N, इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। S डबल बॉन्ड S और ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH। HNO3 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका HNO3। उसके बाद में H2CO2S, C डबल बॉन्ड O, थायोकार्बोनिक एसिड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका OH। तो डबल बॉन्ड O की जगह अपन ने सल्फर लगा दिया, मतलब जो कार्बोनिक था उसकी जगह थायोकार्बोनिक हो गया, और ये हो गया OH। बस अब आप सब कुछ मैच कर सकते हैं। थायो एसिड्स, ये B और D जो है वो थायो एसिड है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा रखा है। ऑक्सी एसिड कौन कौन से? ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये तीनों ऑक्सी एसिड है। एटलीस्ट वन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एटलीस्ट वन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड में देखो ये रहा कार्बन, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे सल्फर sp नहीं है, यहाँ पे sp नहीं है, यहाँ पर भी sp नहीं है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसोसिएटेड इन एनी वन एटम, +5, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है नाइट्रोजन की, यहाँ कार्बन की कितनी आएगी बताओ? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ये सल्फर मोर इलेक्ट्रॉनिक तो +4 है, तो यहाँ पे आएगी +5। प्लेनरिटी इज ऑब्जर्व फॉर द अंडरलाइंड एटम्स, प्लेनरिटी यहाँ पे है क्योंकि ये sp है, यहाँ प्लेनरिटी नहीं है, राइट? यहाँ बात करें, यहाँ पर ये sp2 है एक्चुअली, राइट? नाइट्रोजन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड, प्लेनरिटी है। यहाँ पर भी sp2 है तो प्लेनरिटी है, राइट? इसके हिसाब से हम अपने आंसर मैच कर लेंगे। वाह, कंप्लीट हो गया। तो आपको ये जो ऑक्सी एसिड की वीडियो लगी होगी, थोड़ी सी लॉन्गर लगी होगी, पर एक्चुअली हमने इनऑर्गेनिक के कोर टॉपिक को समझा है बेटा। इनऑर्गेनिक का वो टॉपिक जो हमने केवल याद नहीं किया, हमने इस टॉपिक के एकदम एक एक चीज़ को ढंग से समझा है। एंड आई होप मैं आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझा पाने में सक्षम रहा होगा। आपको ये वीडियो से ऑक्सी एसिड खासकर टॉपिक अब एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एंड आप इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें, आपके जो भी मॉड्यूल के हैं, जो भी टेस्ट के PYQs के क्वेश्चंस हैं, वो एक बार कर लें तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यू विल नेवर फॉरगेट इट। एंड पेपर में जब भी आप इससे आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि ये 4 नंबर आपके खाते में आ गए हैं, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ में अब हम ये क्लास बाइंड अप करते हैं बेटा। एंड अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो के साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए भी प्लान कर सकूँगा। इसमें आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए फॉर दीज कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स, राइट? हम वीडियो सेक्शन में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड करते रहेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक के लिए आपको चाहिए, और साथ में ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, ये भी बता सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। विश यू द बेस्ट।